तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने लेज़र और लेज़र के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। लेज़र को मैं थोड़ा सा और उसकी परिभाषा से स्टार्ट कर देता हूँ। लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिससे एक तीव्र, समानांतर, एकवर्णी और उच्च कला संबंध प्रकाशपुंज प्राप्त किया जाता है। मैंने ये भी बताया था कि लेज़र किसका शॉर्ट फॉर्म है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यदि मैं इसको हिंदी में कहूं तो विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। इसके बाद हमने लेज़र के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा लास्ट टाइम, जिसमें स्वतः उत्सर्जन के बारे में मैंने बताया आप लोगों को और उद्दीप्त उत्सर्जन के बारे में आप लोगों को बताया। आज हम जो हमारा टॉपिक है लेज़र की मित स्थायी अवस्था। मित स्थायी अवस्था को हम अंग्रेजी में कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। चलिए इसका परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। कुछ परमाणुओं में एक निश्चित उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। एक निश्चित उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। कुछ परमाणुओं में एक निश्चित उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं जिसमें परमाणु उच्च ऊर्जा अवस्था की तुलना में उच्च ऊर्जा अवस्था की तुलना में अधिक समय कहने का मतलब लगभग 10⁻³ सेकेंड तक रह सकता है। ठीक है ना। मैंने कल बताया था कि परमाणु का निम्न ऊर्जा अवस्था भी होता है जिसे मूल क्वांटम अवस्था कहते हैं। जब परमाणु बाहरी स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है ना। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं कि कुछ परमाणुओं में एक निश्चित उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं भी होती हैं जिसमें परमाणु उच्च ऊर्जा अवस्था की तुलना में अधिक समय लगभग 10⁻³ सेकेंड तक रह सकता है। इन अवस्थाओं को मित स्थायी अवस्था, अंग्रेजी में मैं कहूं तो मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में जाना। अब हमारा जो अगला टॉपिक है लेजर के प्रकार। लेजर क्या होता है, लेजर का सिद्धांत क्या है, ये तो पहले ही बता चुका हूं। ये लेजर का मित स्थायी अवस्था या मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं लेजर के प्रकार। लेजर के वैसे तो बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः होता है जैसे रूबी लेजर है, आपका गैस लेजर है जिसमें केवल गैस इस्तेमाल किया जाता है, वो गैस लेजर होता है। आपका अर्धचालक लेजर है। अर्धचालक लेजर उसको बोलते हैं जिसमें अर्धचालक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्धचालक जैसे कि जो सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि से बने हों। ठीक है ना।
उसको अर्धचालक कहते हैं। आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो जिन लेजर में अर्धचालक तत्वों का इस्तेमाल होता है वो अर्धचालक लेजर हो गया। जिन लेजर में गैस का इस्तेमाल होता है, जैसे हीलियम नियॉन लेजर जो हमारा अगला टॉपिक है, वो एक गैस लेजर है। रूबी लेजर भी होते हैं, इसके अलावा भी बहुत से लेजर होते हैं, मुख्यतः ये लेजर होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे हीलियम नियॉन लेजर, जो कि एक गैस लेजर है, उसका कैसे बनता है और उसकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं हीलियम नियॉन लेजर के बारे में। हीलियम नियॉन लेजर, मैंने अभी अभी बताया कि ये एक गैस लेजर है, क्योंकि इसमें हीलियम और नियॉन दो अक्रिय गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। अक्रिय गैस मतलब जिनकी ऑक्टेट पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है, उसको अक्रिय गैस कहा जाता है, इनर्ट गैसेस। आप लोग इसको रसायन में भी पढ़ते हैं, है ना। तो इस लेजर में हीलियम और नियॉन जैसे अक्रिय गैसों का इस्तेमाल होता है। चूंकि ये गैस है, इसलिए इन्हें गैस लेजर के अंतर्गत रखा गया है। चलिए इसका सबसे पहले देखेंगे कि ये बनता कैसे है। इसमें कांच का एक बेलनाकार नली होता है, बेलनाकार नली होता है इसमें कांच का। चित्र को पहले समझ लेते हैं। कांच की एक बेलनाकार नली, कांच की एक बेलनाकार नली होता है और इस बेलनाकार नली में दो गैस भरे जाते हैं, हीलियम गैस और नियॉन गैस, दोनों ही अक्रिय गैसें हैं। उसमें 90% हीलियम गैस भरा जाता है और 10% नियॉन गैस को इस बेलनाकार नली में भरा जाता है, ठीक है। और इसमें दो इलेक्ट्रोड भी लगे होते हैं। ये पहला इलेक्ट्रोड हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हुआ। दोनों इलेक्ट्रोड को उच्च तनाव स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ये जो प्लस माइनस है इलेक्ट्रोड को दिखाता है, एक तरह से उच्च तनाव स्रोत है, इससे जोड़ दिया जाता है। यहां पर बेलनाकार नली जो कि कांच की बनी हुई है, उसके किनारों पर दो समानांतर दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को बोला जाता है M1, चूंकि दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। पहला दर्पण है तो M1, दूसरा दर्पण है तो M2। इसमें से दर्पण M2 आंशिक परावर्ती होता है और यहीं से लेजर बाहर की ओर निकलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हीलियम नियॉन लेजर का एक चित्र हो गया अपने पास। किस तरह से ये हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। इसको सबसे पहले वर्णन कर लेते हैं। इसमें कांच की एक बेलनाकार नली होती है।
ठीक है, नली आपको दिख रहा है बेलन जैसा, है ना। कांच की एक बेलनाकार नली होती है जिसमें अल्प दाब पर हीलियम गैस 90% हीलियम गैस तथा 10% नियान गैस भरी जाती है। ठीक है, दो गैस के इस्तेमाल किए, हीलियम गैस 90%, 10% नियान गैस, इसीलिए इसको हीलियम नियान लेजर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड भी लगे होते हैं अपने पास। नली में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो उच्च तनाव स्रोत से जुड़े रहते हैं। उच्च तनाव स्रोत से जुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में कि 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक प्लस इलेक्ट्रोड होता है, एक माइनस। ये दोनों इलेक्ट्रोड उच्च तनाव स्रोत से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब ये इसको बता देते हैं कि M1 क्या है और M2 क्या है। नली के दोनों सिरों पर 2 समानांतर दर्पण, नली के दोनों सिरों पर 2 समांतर दर्पण M1 और M2 लगे होते हैं। 2 समांतर दर्पण M1 और M2 लगे होते हैं, जिसमें जो दर्पण M2 है उसके आगे लिखेंगे, जिसमें दर्पण M2 जो है वो आंशिक परावर्ती होता है। आंशिक परावर्ती होता है, जिससे लेजर किरणें बाहर की ओर निकलती हैं। जिससे लेजर बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हीलियम नियान लेजर होता है। ये गैस लेजर है क्योंकि इसमें 2 अक्रिय गैसों हीलियम गैस और नियान गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम कांच की एक बेलनाकार नली लेते हैं, चित्र में दिखाया गया है। अल्प दाब पर 90% हीलियम गैस और केवल 10% नियान गैस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नली में 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं जिसको उच्च तनाव स्रोत से जोड़ा गया है, तथा नली के दोनों सिरों पर, ये पहला सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा हुआ, 2 समानांतर दर्पण M1 और M2 लगाया गया है। ये M2 आंशिक परावर्ती होता है, इससे लेजर किरणें बाहर की ओर निकल जाती हैं। तो इस तरह से काम करता है ये। अब हम देख लेते हैं कि इसके अवस्थाएं किस तरह से होता है। अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं।
हीलियम और नियान गैस को तो हमने देख लिया, लेजर को। अब उसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हीलियम का देख लेते हैं। अभी मैंने मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में भी बताया था। तो पहले से हीलियम की एक मेटा स्टेबल स्टेट होता है, इसको मान लेते हैं हम E0, E0 भी बोल सकते हो, और इसको मान सकते हैं E3। यहां पर अनियमित संघट द्वारा उत्तेजन हो रहा है। संघट आपने 11वीं में पढ़ा होगा, परमाणुओं के बीच जो टकराव होता है या दो वस्तुओं के बीच जो टकराव होता है उसको संघट कहते हैं। तो यहां अनियमित संघट द्वारा उत्तेजन हुआ। ये E0 जो है किसी भी परमाणु का शुरुआत में निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, जिसे हम मूल क्वांटम अवस्था कहते हैं। तो ये अपना मूल क्वांटम अवस्था है। और हीलियम के अनियमित संघट द्वारा उत्तेजित होकर वो पहले से ही मेटा स्टेबल स्टेट में पहुंच गया है, जिसको मैंने E3 से दिखाया है। तो ये मेटा स्टेबल स्टेट मतलब मित स्थायी अवस्था है। ये हमारा हीलियम गैस की ऊर्जा अवस्था है, ऊर्जा अवस्था है। दूसरा अब हम देख लेते हैं नियान का। चलिए नियान का भी देख लेते हैं। ये E0 है, दोनों की अलग अलग ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। उत्तेजित हीलियम परमाणुओं के संघट द्वारा उत्तेजन, ये हो गया पहला। यहां पर दो स्थिति होगी। E0 को मूल क्वांटम अवस्था कहा जाता है, मूल क्वांटम अवस्था। E0 अपना मूल क्वांटम अवस्था है। यहां पर स्वतः उत्सर्जन होगा, जिसको हम E1 से दिखाएंगे। E2 इसकी उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं हैं। ठीक है, उत्तेजित हीलियम परमाणुओं के संघट द्वारा उत्तेजन, यहां पर अनियमित संघट के द्वारा उत्तेजन होता है। तो अब देखिएगा, जब ये उच्च ऊर्जा अवस्था E2 से E1 में आता है, कहने का अर्थ है यहां पर स्वतः उत्सर्जन हो रहा है, स्वतः उत्सर्जन। ठीक है ना। और ये तो सभी जानते ही हैं कि E0 मूल क्वांटम अवस्था है। ठीक है, तो इस तरह से ये नियान गैस का लेजर यहां से बाहर निकल जाएगा अपने पास। ये हमारा जो नियान है, नियान गैस, उसकी ऊर्जा अवस्था है, ऊर्जा अवस्था है। ठीक है, तो इस तरह से हीलियम और नियान लेजर जो है काम करता है। लेजर वास्तव में एक ऐसी युक्ति है जिससे एक तीव्र, समानांतर, एक वर्णी तथा उच्च कला संबंध प्रकाश स्रोत प्राप्त किया जाता है। लेजर के सिद्धांत के अंतर्गत स्वतः उत्सर्जन आते हैं, उद्दीप्त उत्सर्जन आते हैं। उसकी मित स्थायी अवस्था भी होता है, जिसको हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। जैसे कि मैंने हीलियम में दिखाया है, E3 उसका मेटा स्टेबल स्टेट है। ठीक है ना। इसके बाद लेजर के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, जैसे रूबी लेजर, आपका गैस लेजर, आपका अर्धचालक लेजर।
मैंने गैस लेजर के बारे में बताया, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण है हीलियम नियॉन लेजर। दोनों ही अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेस हैं। दोनों जो लेजर है वो किस तरह से उसका चित्र बनेगा, किस तरह से उसमें काम होता है, वो मैंने अभी बताया। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। हीलियम गैस की ऊर्जा अवस्था अलग होता है, जबकि नियॉन गैस की ऊर्जा अवस्था अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम होता है। इसके आगे हम लेजर की विशेषताएं भी देखेंगे। तो हमने हीलियम नियॉन लेजर की ऊर्जा अवस्थाओं के बारे में जाना कि हीलियम गैस का ऊर्जा अवस्था अलग होता है, नियॉन गैस की ऊर्जा अवस्था अलग होता है। यहाँ पर मित स्थायी अवस्था E3 है, पर वहाँ E2 नियॉन की मित स्थायी अवस्था नहीं है, बल्कि वो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था है। तो ये था अपना हीलियम नियॉन लेजर। इस तरह से और भी लेजर काम करते हैं, अर्धचालक लेजर हो चाहे रूबी लेजर हो। मैंने एक उदाहरण से आप लोगों को समझाया। अब हम देखेंगे कि लेजर किरणों की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है लेजर किरणों की विशेषताएं। लेजर किरणों की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता हम देखेंगे कि लेजर किरणें एक वर्णिक होती हैं, मोनोक्रोमैटिक होती हैं। जो पहला इसका विशेषता है कि लेजर किरणें एक वर्णिक, आप लोगों के लिए नया शब्द है ये, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक होती हैं। ठीक है ना, लेजर किरणें एक वर्णिक होती हैं, मोनोक्रोमैटिक होती हैं। अब बात यह आती है कि एक वर्णिक प्रकाश हम किसको कहेंगे। लेजर किरणें जो है एक वर्णिक होती हैं, मोनोक्रोमैटिक होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक वर्णी प्रकाश किसको कहेंगे। एक ही तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के प्रकाश को एक वर्णी प्रकाश कहा जाता है। यदि स्रोत एक है, एक ही स्रोत से बहुत सी किरणें आ रही हैं और उन सभी किरणों का तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति बराबर है बिल्कुल, तो उसे हम मोनोक्रोमैटिक प्रकाश कहेंगे या एक वर्णिक प्रकाश कहेंगे। तो लेजर किरण की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मोनोक्रोमैटिक होता है, एक वर्णिक होता है। ठीक है ना। दूसरा विशेषता है कि ये किरणें पूर्णतः कला संबंध होती हैं। ये किरणें पूर्णतः कला संबद्ध होती हैं। ये किरणें पूर्णतः कला संबद्ध होती हैं। कला संबद्ध का मतलब होता है कोहेरेंट।
कला संबद्ध का मतलब होता है कोहेरेंट। अब ये जानना जरूरी है कि कला संबद्ध बोलते किसको हैं। दो ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान हो और उसके बीच का कलांतर शून्य हो। तो जैसे लेजर किरण किसी स्रोत से निकलेगा तो वो कला संबद्ध होती है। क्यों? क्योंकि उनकी आवृत्ति समान होती है और उनके बीच का कलांतर शून्य होता है। तो ये भी दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है लेजर किरणों का, कला संबद्ध मतलब कोहेरेंट होती है। तीसरी जो लेजर किरण की विशेषता है, ये किरणें दिशात्मक होती हैं। दिशात्मक मतलब डायरेक्शनल। डायरेक्शनल दिशात्मक होती हैं तथा इन्हें बिना फैलाव के दूर तक भेजा जा सकता है। फैलती बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल संकीर्ण होती हैं। जिस दिशा में भेजोगे उसी दिशा में जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, इसलिए ये डायरेक्शनल होती हैं। अब बगैर फैलाव के जहां भेजना चाहते हैं वहीं जाएगा, बिना फैलाव के अधिक दूरी तक जा सकती हैं। ठीक है ना? तो एक एक विशेषता को हमको जानना जरूरी है, तभी हम लेजर को समझ पाएंगे। तो लेजर किरणें डायरेक्शनल होती हैं, इन्हें बिना फैलाव के अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है या ये जा सकती हैं। चौथा जो इसकी विशेषता है, लेजर किरणों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेजर किरणों की तीव्रता अधिक होने से ये कठोर से कठोर धातु या पदार्थ, हीरा पदार्थ नहीं है, धातु नहीं है, अधातु है, कठोर से कठोर पदार्थ को भी ये काट सकता है, हीरे को भी काटने की क्षमता रखता है ये लेजर। ठीक है ना? लेजर किरणों की तीव्रता, जिसको हम अंग्रेजी में इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है। लेजर किरणों की तीव्रता बहुत अधिक होती है तथा इनसे या इनके उपयोग से कठोर से कठोर पदार्थ जैसे हीरे को काटा जा सकता है, हीरे को काटा जा सकता है। हीरे में छेद करने का काम भी, यदि बारीक छिद्र करना है हीरे में, क्योंकि आभूषण के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बारीक छिद्र करना है तो उसके लिए भी लेजर किरणें बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये लेजर किरण की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या? उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। आप लोग दशहरे के समय देखते होंगे, जिस समय रावण दहन किया जाता है, आपकी राजधानी या हमारी राजधानी रायपुर में जब रावण दहन किया जाता है तो लेजर किरणों का इस्तेमाल किया जाता है उसको जलाने में। ठीक है ना? और उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है, डायरेक्शनल होती है, इधर उधर नहीं जाती, बहुत दूर से उसको भेजा जाता है और वो सीधे अपने पॉइंट पे जाके अपना काम करती है। तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पूरा जला देता है वो। ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है और इसी के कारण इसमें हीरे जैसे पदार्थ को काटने की क्षमता आती है। बारीक छिद्र भी करना है हीरे में तो ये कर सकता है। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे इसकी पांचवी विशेषता, लेजर किरणें बिना अवशोषण के
दूर तक जाती हैं, दूर तक जाती हैं। अतः इनसे या इनकी मदद से लंबी दूरियों को मापा जाता है। अतः इनकी मदद से लंबी दूरियों को मापा जाता है। लंबी दूरी मतलब जैसे चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी हमारा एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, जो हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ये कैसे मापा गया? इसी लेजर तकनीक के माध्यम से मापा गया, ठीक है। तो ये पांचवी हमारी मुख्य विशेषता है। इसके बाद एक और विशेषता है कि लेजर किरणों के रंग को बदला जा सकता है। लेजर किरणों के रंग को बदला जा सकता है। यदि लाल लेजर किरणें हैं और उसे आप क्वार्टज की पट्टियों से गुजार दें तो जो बाहर निकलेगा वो लाल लेजर किरण नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, दूसरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो लेजर किरणों के रंग को भी बदला जा सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि लाल कलर का यदि लेजर किरण है और उसे आप क्वार्टज की पट्टियों से गुजार दें तो जो बाहर निकलेगा वो लाल लेजर नहीं होगा, उसका कलर कुछ और बदल गया होगा। तो इस तरह से लेजर किरणों की मैंने 6 विशेषताएं बताई, ठीक है। सबसे पहला तो लेजर किरणें एक वर्णिक होती हैं, मोनोक्रोमैटिक होती हैं, क्योंकि इनका तरंगदैर्ध्य समान होता है, आवृत्ति समान होता है। ये किरणें पूर्णतः कला संबंध होती हैं, कोहेरेंट होती हैं, क्योंकि इन किरणों के बीच का कलांतर 0 होता है और तरंगदैर्ध्य भी समान होता है। तीसरा मैंने बताया महत्वपूर्ण, ये डायरेक्शनल होती हैं, दिशात्मक होती हैं, बिना फैलाव के बहुत अधिक दूरी तक आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा जो मुख्य विशेषता है कि इनकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, ये हीरे को भी काट सकता है, उसमें छिद्र भी कर सकता है, वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम इसी गुण के कारण। पांचवा है कि लेजर किरणें बगैर अवशोषण के दूर तक जाती हैं, अवशोषित नहीं होती है, जैसा भेजा था वैसा ही जाएगा, और इसकी मदद से लंबी दूरियों को भी मापा जाता है। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी इसी लेजर किरणों की मदद से संभव हो पाया, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है ना। और आखिर में लेजर किरणों के रंग को भी बदला जा सकता है, ये बिल्कुल सच बात है। इसके बाद हम देखेंगे कि लेजर किरणों के उपयोग क्या क्या हैं। वैसे तो लेजर की खोज हुई थी सन 1960 में, आज से करीबन 55 साल पहले, और तब से लेकर अब तक बहुत विकास हो गया है। आप देखते हैं आजकल हॉस्पिटल्स में लेजर तकनीक से ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे वो हार्ट का ऑपरेशन हो, चाहे वो मस्तिष्क का ऑपरेशन हो, चाहे वो कैंसर या ट्यूमर का इलाज हो, लेजर तकनीक से आराम से ऑपरेशन हो जा रहा है। चीरा फाड़ी वाला जमाना गया, अब चीर फाड़ नहीं करते ऑपरेशन के वक्त, लेजर तकनीक से बगैर चीर फाड़ के ही ऑपरेशन किया जाता है। संचार तकनीक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में मैं अगली कक्षा में बताऊंगा कि लेजर के क्या क्या उपयोग होते हैं या हो सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।